नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जीरो ईयर घोषित करो, जीरो ईयर घोषित करो, जिला कलेक्टर हाय हाय, जिला कलेक्टर हाय हाय, जिला कलेक्टर हाय, जिला कलेक्टर हाय हाय, जिला कलेक्टर कलेक्टर साहब को बाहर बुलाओ। नहीं सर, अभी मिनिस्टर आता है तब तक बात करो। नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस। हाय 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 आम आदमी पार्टी और अजमेर पेरेंट्स यूनियन ने कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नो स्कूल नो फीस के लगाए नारे और जिला प्रशासन से लगाई गुहार। कार्यकर्ताओं ने आज अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 7 सूत्रीय मांगों में से स्कूल फीस माफ करना, गैर जरूरी जो वसूली की जाती है उसे बंद करना सहित अन्य मांगों को शामिल किया है। उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन में सभी स्कूलें बंद थी, इसीलिए जब स्कूल नहीं खुली तो फीस किस बात की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभी निजी स्कूलों को इसके लिए पाबंद करने की मांग की। और अजमेर पेरेंट्स यूनियन परिजनों का कहना है कि लॉकडाउन में कई परिवार ऐसे हैं जिनका काम धंधा ठप हो गया है और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनके पास परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस कहां से भरेंगे। प्रशासन से फीस माफ करने की लगाई गुहार। हम लोग इसीलिए कुछ एक विभिन्न मांगों को लेकर आए हैं, जैसे 7 मांगे हैं हमारी, और उन्हीं मांगों को लेकर आए हैं। जैसे सरकारी जो स्कूल हैं उसमें 0 ईयर डिक्लेयर किया जाए। 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन 8वीं तक के बच्चों को पास किया जाए, पिछले उनका जो परिणाम था उसके आधार पर पास किया जाए। जो गैर वाजिब वसूलियाँ होती हैं उन्हें बंद किया जाए। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। आपात स्थिति को देखते हुए सीनियर क्लासेस की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं 9, 10, 11, 12 तो उसकी फ़ीस सरकार तय करे। कोई देने को मना नहीं करेगा, लेकिन सरकार को तय करना पड़ेगा वो। दूसरा, यूनिफॉर्म, बस्ते हैं, मास्क है, जो किताबें हैं उसमें गैर वाजिब वसूली होती है। इन लोगों के कट्स होते हैं, उसके ऊपर सरकार निगाह रखे। इस तरीके की 7 मांगे हैं। आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया जा रहा है अजमेर पेरेंट्स यूनियन की तरफ से। उसमें प्राइवेट स्कूल की मनमानी और जो दादागिरी की जा रही है उसको लेकर यह ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें हमारे पेरेंट्स की कुछ मांगे हैं, जिसमें प्रथम मांग यह है कि सभी प्राइमरी क्लास से लेकर 8th क्लास तक की स्कूलों को 0 सेशन लागू किया जाए, जिसमें कोई क्लासें लागू नहीं होगी, कोई प्राइवेट, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन क्लासें नहीं चलेगी। 8वीं क्लास से ऊपर के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको 3 माह की जो फ़ीस है अप्रैल, मई और जून की, वो माफ़ की जाए। अगर किसी स्कूल ने वो फ़ीस ले ली है अभी तक तो उसको आगे 9 माह में समायोजित की जाए। थर्ड हमारी मांग है कि कोई भी स्कूल अगर 8वीं क्लास से ऊपर की क्लासेस चलाती है तो उसमें केवल ट्यूशन फ़ीस ली जाए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वार्षिक शुल्क आदि किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाए। चौथा,
जो भी किताबें लागू करे प्राइवेट स्कूल वो सिर्फ NCERT बेस ही लागू करे। प्राइवेट पब्लिशर्स की कोई भी बुक नहीं हो। प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स बहुत ही महंगी है, जैसे 4 से 5,000, 6,000, 8,000 रुपये तक का सेट आता है। वही NCERT की बुक्स 1,500, 2,000 रुपये में आ जाती है, तो पेरेंट्स आसानी से उसको ली जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर कलेक्टर साहब को आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल के लिए है कि वो अपना इसके अंदर पूर्ण सहयोग दे, जैसा कि पेरेंट्स आशा करते हैं। धन्यवाद। ज्योति स्वरूप अग्रवाल। अजमेर पर्वतपुरा निवासी ललिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आदेश नगर क्षेत्र का है मामला। पीड़िता 3 महीने से बीमारी से ग्रस्त होने के कारण डिप्रेशन में आकर रात को फांसी लगा ली। मृतिका के पति शैलेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 3 महीने से पेट दर्द की बीमारी से परेशान थी। वह 3 दिन पहले से उसे ज्यादा दर्द होने की वजह से उसने रात को आत्महत्या कर ली। काफी इलाज लेने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। प्रॉपर बांदीकुई के रहने वाले थे, पर्वतपुरा किराए पर रह रहे थे। ललिता था, शादी को 1.5 साल हो गए कम से कम। जी, क्या हुआ? क्या मामला था? 3 महीने से क्या है, उसके पीठ में दर्द हो रहा था, कुछ उठा लिया था वजन। तब से उसका दर्द, मैंने इधर MRI करवा ली, JLN में सब कुछ करवा लिया, और इसके पहले से भी दिमाग की दवाइयाँ चल रही थी। तो अभी क्या 3 महीने से सोई नहीं, तो नींद नहीं आएगी तो पता है इंसान क्या होगा। डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन में अब फिर 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। फिर बोला 3-4 दिन से बोला मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत लुटा लिया, मैंने सबको बहुत परेशान कर लिया, बस यही बोल रही 3 दिन से। रात को सोए तब वो चुन्नी का फंदा लगा दिया, फिर सोते क्या नाम था? उम्र क्या थी? 22 साल ललिता। कहाँ की घटना है? कहाँ के रहने वाले? हम तो बांदीकुई के रहने वाले, बांदीकुई एरिया के, और हम पर्वतपुरा रहते हैं। आपकी क्या वाइफ। आपका नाम बताइए। शैलेंद्र। अजमेर NSUI टीम ने नगर निगम आयुक्त को दिया ज्ञापन। वार्ड नंबर 8 लाखन कोटड़ी दरगाह बाजार में बिजली पानी नाली की समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त को करवाया अवगत। जल्द से जल्द इन समस्याओं को सही किया जाए। ऐसे में हादसों को न्योता दे रही है। सड़क टूटी फूटी है, आए दिन गड्ढों में आने जाने वाले राहगीरी गिर जाते हैं। ऐसे में रोड लाइट भी नहीं जल रही, वहाँ पर उनको भी जल्द से जल्द सुधारा जाए। ऐसे में चोरों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। रोड लाइट नहीं होने से अन्य गतिविधियाँ होती है, शराब पी के आवारागर्दी होती है। वह जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आगे आंदोलन किया जाएगा। आज हमने नगर निगम आयुक्त को 4 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड 8 में जो परेशानियां हैं दीपक जी उनको लेकर ज्ञापन दिया है। उसमें पहली मांग तो ये थी हमारी कि जिसमें जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो सारी की सारी बंद पड़ी है। वार्ड से तो शिकायत करने के बाद वो कहते हैं कि 3-4 दिन में आएंगे सही करने वाले। दूसरी मांग ये है कि जो जैन पंडाल से लेकर दर्जियों के मोहल्ले तक 3 हेडपम्प वाले तीनों के तीनों क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जिनके पास नल कनेक्शन है, वो पानी कहाँ से भरेंगे, और ना उनको ना अभी तक कोई नया पाइप, और इसकी जलदाय विभाग और पार्षद दोनों को जानकारी पूर्व में भी दी गई है। तीसरा है कि जो नालियों पे चैम्बर है वो नहीं लगेगा। गाड़ियाँ बहुत गति से चलती है, कभी भी कोई इंसान चमक के उसमें गिर सकता है। और चौथी मांग है कि जो जल की आपूर्ति है उसके समय निश्चित नहीं है, जब इच्छा होती है जब जल आपूर्ति कर देते हैं। आज हमने NSUI टीम ने उत्तर विधानसभा हर्षदा उपाध्यक्ष में आज हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। कौन सा वार्ड की समस्या है? वार्ड नंबर 8 की समस्या है। कौन सी जगह आता है? वार्ड नंबर 8 लाखन कोटी दरगाह बाजार। क्या नाम है पार्षद राजू साहब। आपका नाम? मेरा नाम हर्षदाक, NSUI उपाध्यक्ष उत्तर विधानसभा क्षेत्र अजमेर। अजमेर के माली मोहल्ला निवासी ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र का है मामला। गंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। माली मोहल्ला निवासी राकेश ने रात्रि में अपने कमरे के पंखे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। गंज पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, राकेश आदतन नशे का आदी था और कल सुबह से ही नशा कर रखा था। पुलिस ने ये भी बताया है कि मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा, साथ ही पड़ताल जारी है। मामला ये है कि राकेश सुनो प्रेमचंद जी जाति रहगर, उम्र 28 साल, ये निवासी माली मोहल्ला फायसागर रोड अजमेर का रहने वाला है और चूना मटा या मार्बल का काम करता था। ये आज तक शराब का आदी भी था और कल रात को ये सुबह से ड्रिंक किया हुआ था और दिन भर ड्रिंक कर रहा था। शाम को ये खाना खा के अपने रूम में अंदर से रूम बंद करके सो गया और सामने इसके बच्चे वगैरह सोते हैं दूसरे रूम में। ये अकेला ही था। इसने पता नहीं क्या किस कारण से इसने पंखे से साड़ी से फंदा बना कर फांसी लगा के इसने आत्महत्या कर ली। जिसकी बॉडी यहाँ चीर कर जेल में पोस्टमार्टम के लिए रखी है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इस पर मर्ग नंबर 15 दर्ज करके जाँच की जा रही है। जाँच से मामला खुलासा हुआ क्यों फांसी का इसने। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं इसके।
अजमेर ऑटो एजेंसी केकड़ी ब्रांच में 15 लाख रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया। ब्रांच मैनेजर वीपी सिंह पर लगे 15 लाख रुपए गबन करने का आरोप। ब्रांच मैनेजर को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया, एजेंसी के संचालक भावुक सहगल ने 17 जून को रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने ब्रांच मैनेजर वीपी सिंह पर 15 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाया। मामले की जांच में वीपी सिंह दोषी पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, किस तरह की ये वारदात थी और किसको गिरफ्तार किया? श्री भावुक सहगल द्वारा एक प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजर जो केकड़ी ब्रांच संभालते थे श्री वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा कंपनी के खाते में से करीब 15 लाख का गबन किया गया। इसमें जो आरोपी हैं वो कार बेचने का कार्य करते थे और डाउन पेमेंट जो है वो रख लिया करते थे, और जो लोन होता था लोन अपने मूल संस्था को जमा कराते थे। ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने काफ़ी सारे ग्राहकों का पैसा रख लिया और करीब 15 लाख के करीब अमाउंट हो गया था, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया और आज हमने इनको अरेस्ट किया। काफ़ी समय से हम इनको तलाश रहे थे। आज क्या जो भी आगे अग्रिम कार्रवाई है वो आरोपी क्या नाम है? आरोपी श्री विक्रम सिंह है, दूदू निवासी हैं। वीरेंद्र सिंह है जो दूदू निवासी हैं और केकड़ी ब्रांच का मैनेजर है, मारुति शोरूम का मैनेजर है। ठीक है। अजमेर में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। अजमेर में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव। ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल निकला कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया, अजमेर में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी अजमेर पुलिस लाइन निवासी है और अन्य 4 पॉजिटिव और मिले हैं। आज हमारे पास में जो पुरानी जो जानकारी आपके पास में, उसके अलावा 5 पेशेंट अजमेर जिले के और पॉजिटिव आए हैं। उसमें से एक महिला संदिग्ध अवस्था में ब्यावर में उनकी मौत हुई, उसकी जो सैंपलिंग ली वो सैंपलिंग में वो पॉजिटिव आई। जो जानकारी हमें मिली है उस महिला के कुछ परिजन और भी पॉजिटिव थे, तो वो उस तरीके से पॉजिटिव रही महिला। कॉन्टैक्ट जिसको हम बोलते हैं, कॉन्टैक्ट में पॉजिटिव थी और उनकी शायद अभी जो उनका अंतिम संस्कार है अजमेर के ही शवदाह में होगा, ऐसा हमारी जानकारी मिली है हमको। उसके अलावा एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के निवासी, वो भी पॉजिटिव आए हैं और एक पेशेंट और बसंत बिहार के जो कि 54 वर्षीय पुरुष हैं जो कि ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। वो कल भर्ती हुए थे, कल से जब से भर्ती हुए थे जब से सीरियस थे और अभी उनको रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट किया और अभी थोड़ी देर पहले उनको वेंटिलेटर लगाया गया, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन 40% ही मेंटेन कर पा रहे थे, वो ज़्यादा सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। एक पेशेंट किशनगढ़ के पॉजिटिव हैं, वो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, वो शायद किशनगढ़ में उनका इलाज होगा। अगर वो आते हैं तो हम उनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। एक पेशेंट पंडीग्रान चौक के पॉजिटिव आए हैं, वो हमारे पास शिफ्ट हो गए हैं। अब तक जो पेशेंट हमारे पास में हैं वो 11 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में हैं। 11 में से एक पेशेंट को हमने आज डिस्चार्ज किया है, उनके 10 दिन पूरे हो गए थे, पेशेंट लक्षण रहित हैं, उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। 10 पेशेंट वो उनमें से जो मैंने बताया उसमें से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, 3 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं और 6 पेशेंट बिना ऑक्सीजन के हैं। उनकी कुछ रिपोर्ट बाकी हैं, अगर वो रिपोर्ट ठीक आती हैं तो मैंने कोविड केयर सेंटर में भेज देंगे। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास अभी तक आज सुबह तक 53 पेशेंट थे। 53 में से 9 कैदी थे और बाकी लोग अन्य थे। 9 के 9 कैदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जेल के जो प्रोटोकॉल है, नेगेटिव आने के बाद पुलिस उनको यथास्थान ले जाएगी और बाकी 20 पेशेंट इसके अलावा और नेगेटिव आए हैं सस्पेक्ट वार्ड के। उसमें से सारे के सारे पेशेंट वो हैं जो कि ऑपरेशन से पहले वाले टेस्ट कराए जाते हैं, उनको अपने रेस्पेक्टिव वार्ड में भेज दिया गया है। बाकी बचे पेशेंट की रिपोर्ट अभी 2-3 घंटे में आ जाएगी, उस हिसाब से उनका हम बाइफर्केशन या सेग्रीगेशन कर देंगे। अब तक हमारे पास में कल की जो मौत मिला के टोटल 15 मौतें जेएलएन मेडिकल कॉलेज में हो चुकी हैं। 15 में से 2 डेड बॉडीज़ थी जो जेएलएन में आ ही नहीं पाए थे। 13 पेशेंट जो यहाँ आने के बाद शांत हुए और टोटल पेशेंट जो एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं, लेकिन करीब 470 पेशेंट हमारे पास में जेएलएन मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव आ चुके हैं। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। अरे देश के दलालों को जूते मारो सालों को, देश के दलालों को जूते मारो सालों को, अरे भारत के दलालों को जूते मारो सालों को। बीते 2 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आज अजमेर में यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को चेताया। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जो वृद्धि की जा रही है उसे लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। सुनील लारा, लोकेश शर्मा, यूथ कांग्रेस व कार्यकर्ताओं ने पहिया वाहनों को अपने हाथों से धकेलते हुए पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कैबिनेट मंत्रियों का पुतला फूका। कुछ सालों पहले वाहन नहीं हुआ करते थे तो लोग पैदल ही चला करते थे, लेकिन इस युग
युग में वाहन भी चले और पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी भी लगातार होती रही और आज लोग फिर से पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। आज अजमेर के GCA चौराहे पर NSUI और यूथ कांग्रेस ने संयुक्त रूप से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया। कार्यकर्ताओं ने दोपहिया वाहन को रिक्शा से बांधकर खींचा तो वहीं दोपहिया वाहनों को भी हाथों से धक्के लगाते नजर आए, जिसके बाद चौराहे पर पहुंचने पर सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मंत्रियों का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरीके से सरकार को इस समय राहत देनी चाहिए, लेकिन वह आज राहत न देकर उल्टे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च काफी बढ़ेगा और उससे काफी महंगाई और बढ़ेगी। इसका हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी बात सुने, अन्यथा हमें इससे भी उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अजमेर शहर कांग्रेस, युवक कांग्रेस और NSUI ने मिलकर के जो देश के अंदर देखा 16 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से अभी कोरोना महामारी को लेकर के पहले ही राष्ट्र परेशान है और आमजन परेशान है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री को डीजल और पेट्रोल के दामों में तो कमी करनी चाहिए थी, लेकिन उसके अपेक्षाकृत इसको बढ़ा दिया गया है। इसी का यह आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और आगे भी ये विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक कि सरकार ये दाम कम करने का निर्णय नहीं लेती। किस तरीके से किया? आज हमने गाड़ी को रिक्शा गाड़ी से खींचा, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह लड़के पैदल लेकर के आए और नारेबाजी करी सरकार के खिलाफ। हम चाहते हैं हमारी आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे और उनको ये मानना चाहिए कि वाकई में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में भी अभी बहुत महंगाई बढ़ने वाली है। केवल एक तेल के कारण ट्रांसपोर्टेशन अभी मीटिंग हुई है और उसमें वो लोग भी रेट्स बढ़ाने का विचार चल रहा है। तो हम ये आग्रह करते हैं सरकार से कि तुरंत गरीबों को देखते हुए गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें। लोकेश शर्मा, सचिव शहर कांग्रेस। राजस्थान प्रदेश ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के बैनर तले छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मजदूर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अपने घर भिजवाने की लगाई गुहार। अजमेर में अब भी कई ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें अपने घर जाना है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। महावीर यूनियन पदाधिकारी ने कहा कि इसके चलते अब उनके पास रहने खाने की समस्या खड़ी हो गई है। यूनियन ने बताया कि 1850 मजदूर ऐसे हैं जो जिले में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनकी सूची पहले भी जिला प्रशासन को सौंपी गई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के लिए कोई सीधी ट्रेन यहां से नहीं है, इसीलिए उन्होंने ट्रेन चलाने की मांग की। क्या काम करते हो? ईंट भट्टों में काम करता हूँ। कब से फंसे हो आप? सितंबर से आए हुए हैं और जून हो गया। किस तरह की स्थिति आप लोगों की? अभी स्थिति ऐसा है कि काम तो बंद हो गया है और कुछ काम नहीं है। अब घर जाना चाहते हैं, काम था तो काम के अब घर जाना चाहते हैं। अब घर जाने के लिए हमारा सुविधा नहीं है, ना ट्रेन ना बस ना कुछ नहीं। पैदल तो जा नहीं सकते, बहुत दूर है, कम से कम 2000 किलोमीटर है, इतना दूर पैदल नहीं जा सकते। हमारा यही निवेदन है कि हमारे लिए कुछ घर जाने का व्यवस्था करें। नाम बताओ। नाम बताओ। नंद कुमार भोई। कितने लोग हैं जो परेशान हो गए? ये अजमेर के आसपास के गेगर, लाडपुरा या तबीजी आसपास के ईंट भट्टों पे जो 1850 मजदूर हैं, जो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाद, बाजार, रायगढ़ अलग अलग जिलों के मजदूर हैं। जो ये छत्तीसगढ़ अब इनका ईंट भट्टों पे काम बंद हो गया। लॉकडाउन के दौरान भी काम बंद था, अब काम बंद हो गया। मजदूर घर जाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके यहाँ सीधा कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये घर नहीं जा पा रहे हैं। इस संबंध में हमने कलेक्टर को पहले 8 तारीख को ज्ञापन दिया था। उसके बाद 15 तारीख को हमने एक सूची एक्सेल में सूची बना के दी, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनके लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सब मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं। सब मजदूर न इनके खाने पीने के कोई वहाँ भट्टे पे इनको पैसा है, न कुछ घर जाने के लिए कोई साधन है। इसके लिए बार बार हम प्रशासन से अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मजदूर होने के साथ उनका सरकार प्रशासन का कहीं ध्यान है ही नहीं है। कोई हज़ारों मजदूर यहाँ के प्रदर्शन करते हैं तो कोई सुनता है, बाकी बट्टू पे पड़े हैं। ये तो अगर हमारी नहीं सुनता है तो कल हम सारे मजदूरों को यहाँ लाके कलेक्टर का घेराव करेंगे। मेरा नाम शैतान डेगेरा, राजस्थान प्रदेश ईंट भट्टा मजदूर। श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी में आज विधायक अनीता बघेल द्वारा डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया गया। श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी में आज कोरोना महामारी के चलते जिस प्रकार डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी ड्यूटी कर मरीजों की सेवा की है, इसके चलते आज स्टाफ का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया गया। कोरोना की इस महामारी में हमारे सभी डिस्पेंसरीज के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक थे, उन्होंने दिन रात एक करके इस कोरोना के समय में कोरोना के मरीजों की दिन रात सेवा की है। उसी
के चलते हम लोग आज यहाँ श्रीनगर डिस्पेंसरी पर आए हैं और पूरा स्टाफ कोरोना की लड़ाई को आज भी लड़ रहा है। वो कैसे लोगों के जीवन बचाने में दिन रात एक किए हुए हैं, उस बात को लेकर के आज यहाँ उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनको एक छोटे से सम्मान के रूप में उनको सम्मानित करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पूरे अजमेर दक्षिण की जो 10 डिस्पेंसरीज़ हैं, उन सभी 10 डिस्पेंसरीज़ को आज हम सम्मानित करने वाले हैं और उसी के क्रम में सबसे पहले यहाँ विजय पोलो क्लिनिक जो श्रीनगर रोड पे है, उसमें हमने सम्मान का कार्यक्रम रखा है। ये जो हॉस्पिटल है ये वेलनेस सेंटर्स की कैटेगरी में भी आता है और वेलनेस सेंटर भी यहाँ संचालित होता है। टीबी के जांच और टीबी के मरीजों का उपचार भी यहाँ होता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह से वर्किंग करता है उस तरह से ये डिस्पेंसरी वर्किंग कर रही है और पर डे यहाँ पर 200 से 250 लोगों का आउटडोर होता है। मरीज आते हैं, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण यहाँ होते हैं और आसपास के पूरे क्षेत्र को ये डिस्पेंसरी कवर करती है। तो डॉक्टर साहब को भी बधाई देती है और उनके समस्त स्टाफ को, नर्स को, कार्मिकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि उसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। आपका सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से आपने अपने समय में कोरोना जैसी महामारी में ऐसी सुविधाएं दी है, क्या कहना? देखिए, ये तो हमारी ड्यूटी है। सम्मान मिले या ना मिले, ये मैडम का बड़प्पन है कि वो मुझे सम्मान देने आई है। बाकी इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी है और हम अगर आज ही काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा डॉक्टर बनना किस काम का, हम कब काम करेंगे? यही हमारा समय है काम करने का। उन्होंने सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर होता है परंतु उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, इसकी मुझे लगता है शायद आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी करने के लिए हमें करना ही चाहिए इस टाइम पे। मैं डॉक्टर माया कौशिक, श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी से। महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस सुष्मिता देव और प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देशानुसार गरिमा कार्यक्रम के तहत 251 सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। पिछले 1 माह से राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे गरिमा कार्यक्रम के तहत आज अजमेर में द्वितीय चरण में महिलाओं एवं बच्चियों की सुविधाओं के लिए केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पर आज 251 सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। इस अवसर पर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शबा खान के नेतृत्व में अरुणा कच्छावा, मंजू बलाई, इंदिरा सोनिया, मनीषा मीना, ज्योति तोलानी, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी महिला कांग्रेस द्वारा द्वितीय चरण में सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले भी 30 मई को हम लोगों ने पटेल मैदान में जो प्रवासी मजदूर बहनें थी जो पश्चिमी बंगाल जा रही थी उनको भी हम लोगों ने 800 सैनिटरी नैपकिन बांटे थे। आज हम लोगों ने यहाँ पे 251 सैनिटरी नैपकिन बांटे हैं। ये उन बच्चियों और महिलाओं के लिए हैं जो सफ़र में जा रही हैं और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, संक्रमण का खतरा ना हो, उसी को तहत देखते हुए हम लोगों को जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी और प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये जगह जगह किया जा रहा है, हर पदाधिकारी का द्वारा किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं बस स्टैंड पर भी महिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी आए हैं और इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अजमेर जिला पुलिस की हुई बैठक। आईजी, एसपी सहित जिले की आपराधिक गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। जिले में बढ़ते अपराध और कोरोना के मामले को देखते हुए वह पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने आदेश जारी किए। पुलिस लाइन स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक रूटीन बैठक है जो हर महीने होती है, लेकिन कोरोना के चलते 3 महीने से यह बैठक नहीं हुई थी, लेकिन हमने आज बैठक आयोजित की। बैठक में आपराधिक गतिविधियों और साथ में कोरोना वायरस को देखते हुए हमें काम करना है। इसके तहत निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से अपराध को रोकना है और हमने जो जनता के बीच में विश्वास बनाया है उस विश्वास को कायम रखना है। वहीं कई जिलों में पत्रकार पर हमले की वारदात सामने आई है। इसी को देखते हुए हमने सभी थाना अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं कि किसी भी तरह का माफिया अगर कोई पत्रकार पर हमला करता है तो उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। मैं उसके बारे में आपसे खुद आप सभी मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अचानक, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में निश्चित रूप से अपराध नहीं हो रहे थे, अपराधियों का भी बहुत जल्दी अपराध करने की उनकी इच्छाएं भी नज़र आती हैं और कई और कारण हैं जिसके कारण कि लोग जो है अचानक कुछ ठगी की वारदातें करना चाहता है, कोई चोरी की वारदातें भी होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो मैं मीडिया से चाहूँगा कि वो भी एक जागरूकता अभियान जो चल रहा है उसमें आप सहयोग करें, लोगों को बताएं कि किस प्रकार से उन्हें इस समय थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है और पुलिस को लगातार इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है यदि उन्हें अपने आसपास कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि नज़र आती है जो किसी तरह से क्राइम से जुड़ी हो सकती है।
हमारे लिए चुनौती डबल है, क्योंकि इस समय वो लोग जो कि पिछले 2-3 माह से क्राइम नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन खुल जाने के कारण अचानक क्राइम करना चाहते हैं। हमारे सामने ऐसी कई वारदातें हुई जिन्हें हमने खोला भी है। तो हमें एक और उन लोगों को हैंडल करना है जो कि कल तक क्राइम नहीं कर पा रहे थे या फिर जेल में बंद थे, छूट करके बाहर आ गए। दूसरी ओर हमें लोगों को कोरोना के संबंध में लगातार जागरूक भी करना है। वो सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की जो अन्य चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें जागरूक करना है, उसके लिए लगातार उन पर नज़र भी रखनी है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे हम बैलेंस करेंगे, उसके लिए हमारी आज की मीटिंग में चर्चा। धार्मिक स्थल भी अब खुलने वाले हैं, लोगों की आवाजाही और बढ़ेगी, तो उसको लेकर भी कोई ठोस? देखिए, अनलॉक 1 जो है वो ख़त्म होने वाला है, अनलॉक 2 जो है वो शुरू होने वाला है और बहुत संभावना है कि अनलॉक 2 में लगभग सभी गतिविधियाँ खुल जाएंगी और जितनी अधिक गतिविधियाँ खुलेंगी हमारे लिए जो पहले के चैलेंजेस थे वो वापस आ जाएंगे। साथ में कोरोना से जुड़े हुए चैलेंजेस हमारे सामने लगातार बने रहेंगे। तो इन दोनों को डील करना है। पुलिस तैयार है। पुलिस इसीलिए आज हमारी मीटिंग थी जिसमें कि हमने चर्चा की कि हमें कैसे दोनों चीज़ों को संभालना है एक साथ में। निश्चित रूप से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और हम इसके लिए तैयार हैं और उसमें उसी हिसाब से काम करेंगे। जी सर। देखिए, पत्रकारों पर कहीं कहीं पर हमलों की सूचनाएं जो अन्य जिलों में आती रही हैं, उसको देखते हुए उसके क्रम में एक सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं SHOs को कि वो ध्यान रखें कि कहीं पर पत्रकार अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करने गए हैं तो कोई माफिया या किसी तरह के बदमाश व्यक्ति उन पर हमला नहीं कर दें। तो ऐसे लोग जो कि हमला कर सकते हैं या ऐसे लोग जिनकी शिकायतें आ रही हों कि वो कोई माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, वो हमला कर सकते हैं किसी पत्रकार पर या आम आदमी पर, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते रहे ताकि सुरक्षा जो है, आम सुरक्षा जो है वो मेंटेन रखी जाए। देखिए, ये रूटीन क्राइम मीटिंग है जो हर महीने ली जाती थी, पर पिछले 3 माह से कोरोना के कारण नहीं ली जा सकी। आज वो वापस मीटिंग शुरू की गई है और मीटिंग को IG साहब ने भी ज्वाइन किया था। कोरोना, क्योंकि इस समय हमारे लिए दोनों चुनौतियां हैं। एक और तो कोरोना जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना की समस्याएं हमारे सामने हैं ही। दूसरी ओर अब लगातार क्राइम की घटनाएं भी होने लग गई हैं क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। तो दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस बनाएं और कैसे हम आगे हमारी पुलिसिंग का क्या तरीका रखेंगे, इस बारे में चर्चा करने के लिए क्राइम मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कि IG साहब ने भी डिटेल में किस तरह से हमारा कंडक्ट होना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशंस करनी है और क्या फोकस एरियाज रहेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की।